14वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी अफ्रीका से भारत आए यात्री इब्न बतूता के अनुसार कृषि काफी प्रगति की स्थिति में थी। मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि हर साल 2 फसलें पैदा होती थीं, साल में 3 बार चावल बोया जाता था। इस अवधि के दौरान बनाई गई कई खूबसूरत मस्जिदें, महल, किले और स्मारक इस अवधि की भव्यता के बारे में बताते हैं। इस समय के दौरान सुल्तानों, स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के शासकों और अमीरों के पास विशाल धन था और वे विलासिता और आनंद का जीवन जीते थे। पढ़ें गुप्त साम्राज्य और इसके प्रमुख शासक। पढ़ें कृषि व्यवसाय का एक प्रमुख स्रोत था। भूमि उत्पादन का स्रोत थी। उत्पादन आमतौर पर पर्याप्त था। आदमी फसलों की जुताई और कटाई करने लगे थे। महिलाएं जानवरों की देखभाल में अपना हाथ बटाती थी। कृषि समाज का दूसरा वर्ग था। बढ़ई, जो औजार बनाते थे। लोहार, लोहे के हिस्सों की आपूर्ति करते थे। कुम्हार, जो घरेलू बर्तन बनाते थे। मोची, जूतों की मरम्मत या निर्माण करते थे। पुजारी ने विवाह एवं अन्य समारोह संपन्न कराए। सहायक कार्य थे, जिनमें साहूकार, धोबी, सफाई कर्मचारी, चरवाहा और नाई शामिल थे। भूमि संपूर्ण ग्राम्य जीवन की धुरी थी। मुख्य फसलें दालें, गेहूं, चावल, गन्ना, जूट और कपास थीं। औषधीय जड़ी बूटियां, मसाले भी उगाए जाते थे और निर्यात किए जाते थे। उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए था। कस्बे कृषि उत्पादों और औद्योगिक वस्तुओं के वितरण के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। राज्य उपज का एक बड़ा हिस्सा वस्तु के रूप में लेता था। इंडस्ट्रीज, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग थे। नियोजित श्रमिक परिवार के सदस्य थे। तब इस्तेमाल की गई तकनीक रूढ़िवादी थी। उस काल में कपास की बुनाई और कताई कुटीर उद्योग थे। सुल्तानों ने कारखाना के नाम से जाने जाने वाले बड़े उद्यमों के निर्माण में हाथ बटाया। शिल्पकारों को अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में नियुक्त किया गया था। कपड़ा उद्योग उस समय सबसे बड़े उद्योगों में से एक था। व्यापार एवं वाणिज्य, सुल्तानों के अधीन अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार फला फूला। जहाँ तक आंतरिक व्यापार का सवाल है, हमारे पास व्यापारियों और दुकानदारों के विभिन्न वर्ग थे। मुख्यतः उत्तर के गुजराती, दक्षिण के चेट्टी, राजपूताना के बंजारे मुख्य व्यापारी थे। मंडियों में वस्तुओं के बड़े सौदे किए जाते थे। देशी बैंकर या बनिक ऋण देते थे और जमा प्राप्त करते थे। आयात की मुख्य वस्तुएं रेशम, मखमल, कढ़ाई का सामान, घोड़े, बंदूकें, बारूद और कुछ कीमती धातुएं थीं। निर्यात की मुख्य वस्तुएं अनाज, कपास, कीमती पत्थर, नील, खाल, अफीम, मसाले और चीनी थीं। वाणिज्य में भारत से प्रभावित देश थे इराक, फारस, मिस्र, पूर्वी अफ्रीका, मलाया, जावा, सुमात्रा, चीन, मध्य एशिया और अफगानिस्तान। जलमार्गों पर नाव यातायात और समुद्र तट पर तटीय व्यापार अब की तुलना में अधिक विकसित था। बंगाल चीनी और चावल के साथ साथ मलमल और रेशम का निर्यात करता था। कोरोमंडल का तट कपड़ा उद्योग का केंद्र बन गया था। गुजरात विदेशी वस्तुओं का प्रवेश बिंदु था। यूरोपीय व्यापार, 16वीं सदी के मध्य से 18वीं सदी के मध्य के बीच भारत का विदेशी व्यापार लगातार बढ़ता गया। इसका मुख्य कारण इस अवधि के दौरान भारत आने वाली विभिन्न यूरोपीय कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियां थीं। लेकिन 7वीं शताब्दी से उसका समुद्री व्यापार अरबों के हाथों में चला गया, जिनका हिंद महासागर और लाल सागर पर प्रभुत्व था। अरबों और वेनेशियनों द्वारा भारतीय व्यापार पर इस एकाधिकार को पुर्तगालियों द्वारा भारत के साथ सीधे व्यापार द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई थी। भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद अन्य यूरोपीय समुदायों का आगमन हुआ और जल्द ही भारत की तटीय और समुद्री व्यापार पर यूरोपीय लोगों का एकाधिकार हो गया। कर प्रणालियां, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने करों की 5 श्रेणियां एकत्र की थीं, जो साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत आती थी। ये कर हैं: उश, खराज, खम्स, जजिया, जकात। व्यय की मुख्य वस्तुएं सेना के रखरखाव, नागरिक अधिकारियों के वेतन और सुल्तान के व्यक्तिगत व्यय पर व्यय थे। परिवहन और संचार, परिवहन के साधन सस्ते एवं पर्याप्त थे। सड़कों पर सुरक्षा संतोषजनक थी। प्रमुख राजमार्गों पर 5 कोस की दूरी पर सरायों के साथ यात्रा के साधन उस समय यूरोप जितने अच्छे थे। इससे लोगों में सुरक्षा का एहसास हुआ। मुगलों ने सड़कों और सरायों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया, जिससे संचार आसान हो गया। साम्राज्य में प्रवेश के समय वस्तुओं पर एक समान कर लगाया जाता था। सड़क मामले या राहदारी को अवैध घोषित कर दिया गया। हालांकि कुछ स्थानीय राजाओं द्वारा इसकी वसूली जारी रही। इसका उपयोग अच्छी सड़कें बनाए रखने के लिए किया जाता था।